हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। पहले तो अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन अब्सेंट है। तो वैसे तो मैं बिना देखे अब्सेंट प्रेजेंट लगा सकता हूँ भैया, पर फिर भी अपना धर्म बनता है, कर्म बनता है। पवन प्रेजेंट है या नहीं है, प्रियांशी प्रेजेंट है या नहीं है, डाली प्रेजेंट है या नहीं है, मानसी प्रेजेंट है या नहीं है, नितिन प्रेजेंट है या नहीं है, बुलबुल प्रेजेंट है या नहीं है, कुलदीप प्रेजेंट है नहीं होगा पता नहीं मुझे, लेकिन नमूने ऐसे है जो क्लास बीच में बंक कर देते हैं। शिवानी मीना प्रेजेंट नहीं है कि नहीं है, अनूप प्रेजेंट है नहीं है, गौतम प्रेजेंट है नहीं है, मुस्कान प्रेजेंट है नहीं है, प्रीतम, तरुण, ये सब हटा दिए मैंने। महक प्रेजेंट है या नहीं है। उम्मीद है आप एक ही फ्लो में क्लास देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्लास दिखाए एक मोस्ट एवेटेड इंसान हमारे साथ बीच में उपस्थित है। तो पीसीआई इंस्टीट्यूट डायरेक्टर। पहले तो रुको, चाय पी लो भैया। चलो चाय करो, आ करो, आ करो, आ करो, आ। तो आपने चाय पी ली है। थोड़ी इंस्टाग्राम की दुनिया और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आएंगे और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? विज्ञान। और कल पढ़ने के आने का बोला था 91 से 101 तक। कौन सा भी मत लिखो उनमें कुछ भी, उनमें मेरे बात सुनो, सिल लगेगी पीसीआई। तो भैया क्या है, आप सभी के लिए गिफ्ट आ चुका है। तो पहले गिफ्ट बता दे आपको। इससे पहले देख लो भैया, आपका गिफ्ट आप ऑफलाइन में मतलब एक तरीके से दे सकते हैं। जो स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करेगा 5 तारीख को उसे गिफ्ट दिया जाएगा। तो दे दिया है इनके लिए। तो ये इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको कोई लालच दे रहे हैं, इसलिए कि आप एक ही फ्लो में क्लास देखते हैं और आपकी मेहनत ही आपको मिल रही है भैया। 95 का सपना हमने सबने देखा है मिलके। और 95 कोई हवा में नहीं बनती है। 95 की लड़ाई लड़ने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हाँ क्या यार, ये नीचे बोल क्या करना है इसका? ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब 91 से 101 का बोला है, तो पढ़ के आए हैं। पहले बताइए कौन कौन पढ़ के आया है भैया? कमेंट करो जल्दी जल्दी। कौन कौन पढ़ के आया है, कौन नहीं पढ़ के आया है? कल हम बीमार थे और हमने कुछ समझा नहीं पाए थे, लेकिन हमारा धर्म बनता है कि आज हम समझाएं और आपको पढ़ाएं। जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी। मैं कमेंट आपका नहीं देख रहा हूं, टीम आप पे कमेंट देख रही है, पर मेरे अकाउंट चल रहा हो कुछ ना कुछ तो वहां पे। माहौल बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है, माहौल बिगाड़ने में टाइम लग जाता है। क्वेश्चन पढ़ाया था, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए पेज नंबर 111। और आपके उसमें है नई बुक में 96 है, निकाल लो। तो कल लिखवाया भी था पर समझाया नहीं था। और समझा रहा हूं और लिखवा भी रहा हूं। लिखवाऊंगा नहीं पर समझा दूंगा भैया। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया है? तो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर जो है आपका, क्या बोल रहे हैं, मान लो ये अमाशय है, कल भी समझाया था और आज भी समझा देता हूं भैया। तो ऐसे एक कुंडलित नुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं क्षुद्रांत। तो ये भी आहार नाल का एक भाग है भैया, तो सबसे लंबा भाग है भैया आहार नाल का। कौन? आपका क्षुद्रांत। अब भैया इसमें क्या है भैया, भले ही पढ़ लिए होंगे कुछ स्टूडेंट, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नोट करते चलो। फिर भी भले काटा पीटी करो, रफ कार्य में लिखो, पर कुछ भी लिखो पर लिखो जरूर। अपने आप को तुर्रम का समझ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, बेवकूफी की एक हद होती है जिन्हें कुछ लोग पार करना जानते हैं। तो एक अंगुली नुमा प्रवर्ध है भैया, ऐसे पूरे क्षुद्रांत में।
क्या भैया, अंगुली नुमा प्रवर्ध है पूरे क्षुद्रांत में। अब अंगुली नुमा प्रवर्ध है, अब जैसे ही क्षुद्रांत में पचा हुआ भोजन आया ऐसे, तो भैया क्या करा, जो अंगुलिनुमा प्रवर्ध है इन्हें बोलते हैं अपन क्या, दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं, मानसी व्यक्ति है, मानसी, हेलो, ट्रिन ट्रिन आवाज आ रही है, हेलो, बहुत बढ़िया। तो भैया क्या कह रहे हैं कि सबसे लंबा भाग आपका आहार नाल का है, वो आपकी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत है। चाय क्या बनी है भाई साहब। अब अंगुलिनुमा प्रवर्ध निकल आया भैया, इन्हें बोला क्या अपन ने, दीर्घ रोम बोल दिया। अब भैया क्या करेगा, ये भोजन को अवशोषित कर लेगा ऐसे ऐसे, अवशोषित कर लिया तो इसे मिल गई क्या, ऊर्जा। क्या मिल गया भैया, इसे ऊर्जा। अब ये ऊर्जा जो होती है वहां पे जाती है जहां ऊतक को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मेरे हाथ को भैया काम करने की आवश्यकता है तो ये ऊर्जा मेरे हाथ में आ जाएगी। मेरे पैर को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है तो यहाँ पे पैर में आ जाएगी भैया, ऊतक को ऊर्जा की आवश्यकता। ऊतक को ऊर्जा की आवश्यकता। फिर क्या होता है भैया, ऊतक के मरम्मत का काम करता है कौन, यह ऊर्जा तो करेगी भैया मरम्मत में। यही पढ़ाया था कल और यही समझाया भी था कल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। अब आया क्यों भैया आपका श्वसन, तो अपने श्वसन पढ़ा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो श्वसन क्या है, वातावरण से O2 लेना तथा हमारे शरीर से CO2 का बाहर निकालना। बोल बोल, ध्यान दे ले, तो आगे इधर उधर जा रही, आंखें झुकती जो मन है, मिले जो पवन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सुनो सर, क्या बात, कहां से लाते हैं आप गाने, कहां से आते हैं लोग यार, कहां से आते हैं लोग। CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता भैया, श्वसन कहलाता है। किसी का नेट खुद जाता है तो किसी को समस्या आती है। भाई साहब यार पवन सर हद कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि हम खुद ही सील बनवाएंगे उनकी, कहाँ है उसमें कर रहे हैं भैया। तो पेज खराब करेगी कोरा। अब श्वसन क्या है भैया, वातावरण से O2 लेना और हमारे शरीर से CO2 का बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। कहलाता भैया श्वसन कहलाता है, सबको पता है बात, अच्छी बात है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और एनसीईआरटी की भाषा को समझते हैं, जो कि आपके पीएम यशस्वी योजना में भी काम आएगी आपको आगे। पिछले अनुभाग में हम जीवों के पोषण पर चर्चा कर चुके हैं और हमने पढ़ाया है कि पोषण क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना श्वसन कहलाता है। सही बात है, पढ़ के आए होंगे इतना। अब जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जीव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। मान लो मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो भाई क्या चीज है ये, सही बात है। तो क्या कह रहे हैं, पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जीव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। अब विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग, आगे एनसीईआरटी खोल के रखो,
कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग बत, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि किसी खोपचे में बैठे हैं और लो भैया क्लास देख रहे हैं, लो ये क्लास देख रहे। अब नमूनो क्या पढ़ा इसलिए रहे ताकि नोट करो। क्या कह रहे हैं, जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान के लिए कहते हैं विविध जीव इसे भिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ जीव मतलब कुछ जीव होंगे जो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, अभी नोट नहीं करना है, समझना है। इसका उपयोग O2 का करते हैं, किसको, इसको CO2 और जल में तोड़ने के लिए। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। कितनी ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। कितने हाइड्रोजन है, बराबर हो गया पूरा मामला ही। देखो 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन भैया, तो क्या होगा यहाँ पे अपन 6 ऑक्सीजन और ले लेंगे, 3 ऑक्सीजन और लेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 3, 6 और 6 12, 6 और 6 6 दूने 12, 12 और 6 18, 6 ऑक्सीजन ले ली मैंने। क्या करा मैंने, 6 ऑक्सीजन ले लिए। ये हमारे शरीर में तो हो रहा है सब क्रिया कि हमने C6H12O6 को O2 के कारण तोड़ा और CO2 बाहर निकाली और जल बन गया। प्रकाश संश्लेषण का तुमने पढ़ा है कि CO2 लेते हैं और H2O बनता है क्या, C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। कितना भैया, 6 कार्बन है उधर, 6 कार्बन लगा दिए। अब देखो कितने अणु भैया, गिन लो बराबर हुए नहीं हुए, 7 ऑक्सीजन उधर की साइड है, 6 दूनी 12 और एक ये 13, 7 और 6 13, 13 और 12, 13 12 कितने होते हैं, 21। यहाँ पे देखो भैया कितना है, 12 6 18, C6H12O6, 6 से H2 बाहर निकलते हैं। क्या करवा रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा क्या आज। इसका भी और दिखाऊंगा मैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण में करवा चुका हूँ ऑलरेडी तुम्हें। आज दिमाग से उठे पे नहीं है भैया, तो आज तो याद ही रखो उसके ऐसे ही। पर हम क्या कह रहे हैं, कुछ जीव ग्लूकोज का उपभोग ऑक्सीजन के रूप में CO2 और जल को तोड़ने में करते हैं। अब ये बात तो तुम्हें भी नहीं आती होगी, भले पहले पढ़ लिए हो, बड़े आए। अब जिनमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन अणुओं में पाइरुवेट में विखंडन है। अब कहानी थोड़ी बदलेगी, अब समझाने का पर्पज थोड़ा बदलेगा। क्या भैया, कहानी थोड़ी बदलेगी, समझाने का पर्पज भी थोड़ा बदल जाएगा। कहानी क्या बदलेगी, अब बोल रहे हैं क्या, अब ये बोल रही है आपकी एनसीईआरटी कि दूसरा पथ वो है जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होगी, तो C6H12O6। पहले वो बताया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो CO2 H2O और ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा भैया, क्या बनाया, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, है ना। अब भैया ग्लूकोज C6H12O6, अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होगी, तो क्या बनेगा भैया आपका पाइरुवेट। कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला।
और लेकिन यहाँ पे तो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन है, तो 3 दूने 6 प्लस 6H2O बाहर। देख लो भैया, 6 दूने 12, 6 ऑक्सीजन, 6 दूने 12, 6 ऑक्सीजन, और 6 कार्बन तो यहाँ पे आ गए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हेलो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, अब यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। यह प्रक्रम किसमें होता है भैया, कोशिका द्रव्य में। अब कैसे याद रखें सर कि कोशिका द्रव्य में हो रहा है ये, ठीक है भाई, बताओ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्या तुम पानी में सांस ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते, अभी तो वहां पे क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, क्या भैया, ऑक्सीजन एब्सेंट है। वो ले लो भैया, तुम तो पानी में जाके आ कर दो, सारा पानी मुंह मर जाएगा, बाहर भी नहीं आओगे पानी से। वह क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो पायरुवेट के 3 कार्बन आएगा और 6H2O बाहर निकाल देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसकी एक कहानी है साहब, अब भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तो रहेगी, पर ये होगा कहां में, यीस्ट में। यीस्ट क्या है भैया, एक जीवाणु है, कवक है, कवक समझ लो इसको, यीस्ट में क्या बनाएगा भैया, C2H5OH प्लस CO2, ये भैया आपका क्या है, इथेनॉल है, क्या भैया, इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल। समझ में आ रहा है कि भैया अगर C6H12O6 को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में तोड़ते हैं, किस में तोड़ते हैं, अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, अभी सिर्फ समझ लो, ताकि हम जब क्वेश्चन के आंसर करेंगे तब हर क्वेश्चन का आंसर आपकी जुबान से निकले। ये नहीं कि सोनू सर पढ़ा रहे हैं तो सोनू सर पे ही मगन रहे और सोनू सर को ही देखते रहे, मुझे नहीं देखना है, देखना यह है कि हमें समझ में कितना आ रहा है। अब इथेनॉल बन गया और CO2 बन गई, ठीक है। अब भैया कहानी थोड़ी सी आगे और बढ़ती है, कहानी क्या बढ़ती है, थोड़ी सी आगे और बढ़ती है। अब क्या होता है भैया, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब भैया क्या है, यीस्ट में हो गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, तो इसे क्या हो भैया, बोलेंगे अपन अवायवीय श्वसन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, अवायवीय श्वसन। सर ये भी अवायवीय है तो ये भी अवायवीय होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली होगा। सर ये वायवीय होगा, बिल्कुल वायवीय होगा। बिल्कुल सही बात है। अब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो ये दोनों जो चीजें हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है, वायु श्वसन कहलाता है, पढ़ा दिया है। वायु श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पद अपनाया जाता है। पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। कल ही बताया था, जैसे हमारे पैर में गुल्ले फंस जाते हैं, मतलब गुल्ले भर जाते हैं, तो हम ये बोलते हैं हमारे घर वाले कि मेरे पैर में बहुत गुल्ले हैं। वो गुल्ले नहीं है भैया, वो आपका जो पैर है उसमें क्या होता है भैया, लैक्टिक एसिड का जमाव है। क्या भैया, लैक्टिक एसिड का जमाव। अब वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे टूटता है तो हमारे पैर अपने आप बंद हो जाते हैं। क्या कहता है भैया, अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक है।
खांसी अब भी नहीं गई है फिर भी। अब क्या कह रहे हैं, तुम लोग ऐसे हो, कल मैं इतना बीमार था, बहुत खतरनाक बीमार था मैं, पर तुमने ऐसा किसी ने नहीं बोला कि सर आप रेस्ट कर लो, आप ठीक हो जाओ। तुम्हें क्या मतलब भैया, टीचर तो भले कितना बीमार रह ले, हमारा 95 बनानी है, टीचर का जान लेके छोड़ेंगे हम तो। अबे नमूनो, कोई दिक्कत नहीं है, जान दे हाजिर है तुम्हारे लिए। अब मिटा देते हैं फिलहाल इसको, मिटाए नहीं, फिर रुके थोड़ा सा, तो पढ़ाना है मुझे थोड़ा कुछ इसमें। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है। कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है। अब मान लो भैया यही ग्लूकोज है, सॉरी पायरुवेट, 3 कार्बन वाला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वह क्या भैया, पेशी कोशिका में। कौन सी कोशिका में, पेशी कोशिका में। क्या हो भैया, लैक्टिक एसिड बन गया। क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया 3 कार्बन वाला, प्लस ऊर्जा बन गई। अब लैक्टिक एसिड जैसे जम गया तो हमारे शरीर में गुल्ले भर गए, हमारे पैर में गुल्ले भर गए। हमने बोला भैया हमारा पैर बहुत तेज दर्द कर रहा है। कौन कौन को यहाँ तो समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी हाँ या ना में कमेंट करें, और ये उतना नोट कर ले पहले तो। सर आपने बोला नोट नहीं करना, लेकिन मैं नोट करवा रहा हूँ भैया, सर नोट कर लो पहले तो, जल्दी जल्दी। हाँ पैर दर्द हो रहा है जोर से। डॉक्टर के पास गए, खतरनाक इंजेक्शन लगा दिया गधे ने, पड़ रहा है इतनी बड़ी उसकी लगाई भैया, आप पूछो मत। चलो ठीक है भैया, इतना आपने नोट किया नहीं किया अलग बात है। सर कम दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है भाई, ये लो, अब भी कम दिख रहा है, ये लो, अब भी कम दिख रहा है, ये ठीक। आज मेरी क्लास नहीं आएगी, आज टीचर छुट्टी पे है तुम्हारे, वो बीमार हो गए बेचारे, क्या करें, बीमारी चल रही साहब, कुछ भी नहीं कर सकते हम भी। चलो बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। और ये वाला कहानी समझा दी है मैंने पहले ही।
भैया पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करते हैं? ईमानदारी से बताइए किन किन को ये बात पता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? जल्दी बताओ। हेलो, बुलबुल, भविष्य, नितिन, मानसी, प्रियांशी, डाली, मुस्कान, जल्दी बताओ कौन करता है पौधों में? रंध्र करते हैं। कौन करते हैं? रंध्र। पत्तियों पे हल्के हल्के छिद्र पाए जाते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो कौन करता है? रंध्र करते हैं। कौन करता है? रंध्र। पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब भैया क्या है, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ पर वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है अथवा वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं अतः अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है। जो जीव जल में विलय रहते हैं, पढ़ाऊंगा इसको मैं, तुम पढ़ के आया होंगे ना मेरे बात, तो ये बात सही बात है, मैं क्या पढ़ाऊंगा भैया। जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की सांस दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होती है। कल ही बताया था कि जलीय जीवों की जो श्वास दर होती है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम क्यों होती है? क्योंकि जलीय जीव क्या करते हैं? जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ध्यान से सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अभी मैं कोई लिखने का नहीं बोल रहा हूं। हाँ, तो भागो मत तुम किसी चीज से। लुक्का छिपी खेल रहे, एक्सप्रेस बुलबुल, एक्सप्रेस नितिन, एक्सप्रेस मानसी, एक्सप्रेस प्रियांशी, एक्सप्रेस डाली, एक्सप्रेस मुस्कान। कौन सा गेम खिलवाना चाह रहे हो? एक्सप्रेस शिवानी, कौन सा गेम खिलवाना चाह रहे हो भैया बताओ? अगर लुकना नहीं खेलने का इतना ही शौक है तो फिर आओ मैदान में, चलो कभी थप्पी लगाएंगे। अभी देख रहा था 2 स्टूडेंट ऐसे परीक्षा देने के बाद कीचड़ में जा रहे भैया। क्या समस्या हो रखी भैया? तो ढंग से मैदान में जाओ ना। फिर बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ चीजें का मिनर्स नहीं है बिल्कुल। लुक्का छिपी 7 आ रहे, 8 जा रहे, 10 आ रहे, 15 आ रहे। इसीलिए आए थे कि पीसीआई में कि आओ मत ना। टीचर कितना बीमार है उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। सही बात तो यही है। अब क्या कह रहे हैं, इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होती है। मछली अपने मुख के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक उसे क्लोम तक पहुंचाती है जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। क्या कह रहे हैं? मछली अपने मुख से क्या करती भैया? पानी को ले लिया। अब पानी में विलय ऑक्सीजन है, मतलब पानी में कौन है? पानी में मिली हुई ऑक्सीजन। क्या है? पानी अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, इनको नोट करना था कर लिया होगा। पानी में मिली हुई ऑक्सीजन है। अब भैया मछली ने अपने मुख से ले लिया, मुख से ले लिया। डकार लिए कभी? कभी डकार लिए? नहीं ली होगी। डकार लेते कहाँ है? डकार लेना चाहिए पर अब पानी में मिली हुई ऑक्सीजन है, मछली के मुख से ले लिया। मछली के मुख से लेने के बाद क्या हुआ? उसने बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाया, धक्का लगाया, अरे पानी जा जा, जा बोला, ऐसा बलपूर्वक चला गया। अब क्लोम को लगा कि कौन ऑक्सीजन है कौन नहीं है, तो क्लोम ने क्या करा? उसने छांट लिया कि हाँ ये ऑक्सीजन है, मुझे इसकी जरूरत है, तो उसने ऑक्सीजन ले ली। अब बचा हुआ पानी उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है। अब स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो श्वसन ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है। बहुत पतली तथा मुलायम होती है,
तथा की रक्षा के उद्देश्य शरीर के अंदर अवस्थित होती है। इस क्षेत्र में वायु के आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन अवशोषित की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं से पढ़ना नहीं है, समझिए। अगला है मनुष्य के अंदर नासोद्वार द्वारा जाती है कौन? CO2 कौन जाती है? मनुष्य में चित्र 5.9। इसमें शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है वायु। बना देते हैं भैया थोड़ा सा, अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे आज। अरे क्या बन रहा है भैया? मान लो भैया अगर ना बना हो अच्छा तो कोई बात नहीं है। भैया ये मुंह है, या भैया मुंह है, यहाँ सांस तो लेते नहीं होंगे। अब भैया कोई ऑक्सीजन आई मतलब वायु, वह गई कहाँ से? और इस नासा द्वार से। ठीक है भैया, हमारे नासा द्वार, नाक, ये नासा द्वार। क्या हो भैया? कह रहे हैं वायु का अंदर नासाद्वार नाल जल जाती है। नासाद्वार जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों पर निसंदित होती है। हमारी नाक में बाल का होना भी आवश्यक है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। अगर बाल नहीं होंगे हमारी नाक में तो हमारे जो शरीर में है बहुत सारा कचरा चला जाएगा। क्या जाए भैया? बहुत सारा कचरा हो चला जाएगा, जिसमें शरीर में आने वाली वायु धूल और अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। वायु से कंठ द्वारा फुफ्फुस, क्या कहते हैं भैया? फुफ्फुस। अब ठीक है भैया, थोड़ा सा कंठ बना लेते हैं। अब भैया क्या हुआ? कंठ, कंठ बना लिया। अब भैया क्या बोल रहे हैं? कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। तो फुफ्फुस ऐसे थोड़ी बन गई होगी, उसको बनने में टाइम लगा होगा। यहाँ से दो भागों में बढ़ गई आपकी कौन नलिका? श्वास नलिका। भैया क्या हुआ? अंत में गुब्बारे की संरचना बन गई पूरी। क्या बन गया भैया? गुब्बारे की संरचना बन गई। इसे बोला हमने क्या? कुपिका। क्या बोला भैया? कुपिका, जो गैसों का आदान प्रदान करती है। भैया नासाद्वार द्वारा वायु आई आपके और कंठ से होते हुए कहाँ पहुंची भैया? श्वास नली में और कुपिका तक पहुंची। कहाँ तक? कुपिका तक। यह कुपिका क्या करेगी भैया? जो ऑक्सीजन है कोई दिक्कत नहीं है, बस लगभग 5-10 मिनट और ही लेंगे बस। अब पूरा फ्लो में क्लास देखा करो, है बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ मतलब नहीं है, नमूने हैं एक से। अब कंठ के उपास्थि वलय में उपस्थित होते हैं
सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में निपतित ना हो। फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं वहित होता है, अंत में गुब्बारे संरचना अंतर्गत हो जाती है जिसे कुपिका कहते हैं, जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती है, बता रहा हूं, पसलियां ये है। अब मैं सांस लूंगा, ऊपर उठ गई, क्या भैया, ऊपर उठ गई, और सांस छोड़ दूंगा, उस अब पसलियां जो होती है नीचे चली जाती है। ठीक है, तो कोई रटने वाली बात नहीं है इसमें। तो यार अब जो लंग्स होते हैं भैया, लंग्स हो जाएगा अब। तो इनमें चपटानुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं क्या, डायफ्राम। जब हम सांस ऊपर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है भैया, चपटा हो जाता है, मतलब ऐसा। जब हम सांस छोड़ देते हैं तो डायफ्राम सीधा जाता है। तो ये ऊपर डायफ्राम जो है लंग्स में है वो ऊपर उठ गया है। क्या हो गया भैया, ऊपर उठ गया है। जैसे ही मैं सांस छोड़ दूंगा तो चपटा हो मतलब सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सीधा हो जाएगा। अब रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं को छोड़ने के लिए आता है। कुपिका रुधिर वाहिकाओं को रुधिर वाहिका से कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर सभी ऑक्सीजन तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर होती है, ये आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखो पेज नंबर 101 पर, यदि कुपिका की सतह को फैला दिया जाए तो यह 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेगी। कल लिखवाया है इसका आंसर मैंने। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर का क्षेत्रफल कितना होगा? गैस विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने के कारण गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। जो हमारे शरीर के विसरण द्वारा ऑक्सीजन की गति करती है, तो हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुश तक पहुंचाने के अनुपात 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको प्रश्न नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? क्या कह रहे हैं, यदि हम हमारे शरीर में O2 और CO2 का परिवहन विसरण द्वारा कराएंगे तो प्रत्येक अंग तक O2 और CO2 पहुंचने में कम से कम 3 वर्ष का समय लगेगा। इतना बेचारा कितनी बार इंसान मर जाएगा, समय लगेगा। क्या कह रहे हैं, अगर हम O2 और CO2 से इसका परिवहन कराएंगे तो 3 वर्ष का समय लगेगा साहब। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम वहन तंत्र का उपयोग करते हैं। कि विसरण क्या है भैया, एक धीमी प्रक्रिया है। विसरण क्या है, धीमी प्रक्रिया है। वहन तंत्र द्वारा हमारे पास हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्स जो बताता भैया ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट पढ़ेंगे, अटेंडेंस लगा जाएंगे, कौन कौन प्रेजेंट एब्सेंट जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। मैं रुका हुआ हूं, अभी भागा नहीं हूं, जल्दी जल्दी करो। मेरी बात तो आज कुछ समझ में थोड़ा कम आया होगा, कारण मेरा गला बैठा हुआ है, अभी सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा है, अभी भी ऐसा नहीं है। अभी तो रुको, तुम 3 तारीख तक ऐसे फटके लगाऊंगा तुम्हारे कान के नीचे। पहले तो ऑनलाइन पेपर के लिए तैयार रहो, तुम्हारा ऑनलाइन पेपर होगा। जैसे ही नियंत्रण समन्वय हुआ, और शारदा वाले ध्यान दें, आप ऐसा घमंड में ना रहे कि आपको जो पेपर आया वही आएगा, बहुत अलग आएगा। मैं खुद बनाऊंगा पर्सनली वापस। ऑनलाइन पेपर होगा जिसमें 1 2 3 4 5 4 छुड़वा दिया है, 5 करवाया है, 6 और एक 7, तो इतने चैप्टर आएंगे आपको उसमें। कि आपका सिलेबस रहेगा, मैक्सिमम नंबर आपके 80 रहेंगे। इसमें से हर स्टूडेंट जितना ऑनलाइन देगा 60 नंबर लाने हैं और प्राइज जीतना है। पहली बात तो होनेस्टी रखेंगे, बिना होनेस्टी के पेपर नहीं देंगे। दूसरी बात कि पेपर निर्धारित समय, जैसे मतलब मैं आपको पेपर दे दिया कितने बजे, मैंने दे दिया पेपर आपको 5 बजे, उस दिन छुट्टी नहीं रहेगी। छुट्टी रखेंगे उस दिन की नहीं रखेंगे, आप बता देना छुट्टी रखें नहीं रखें, पर मतलब टाइम बता देना। आप टाइम में बता देता हूँ, छुट्टी रखेंगे नहीं रखेंगे आप बता देना उस दिन। हम देंगे पेपर आपको 5 बजे, और आप सभी को 8:30 बजे पेपर सबमिट करवाना है मेरे पास। सबमिट करना है पेपर, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा उसके 2 दिन बाद, क्योंकि कापी इतनी चेक करने में टाइम भी तो लगेगा। 2 दिन बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका। फिर होगा घोषणा किसकी,
कि जो कितना भैया नंबर आया है। सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आपके पढ़ने के लिए कर रहे हैं, 95 की लड़ाई लड़ने के लिए कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, सभी स्टूडेंट रेडी रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, अटेंडेंस लगा दीजिए। फिर भैया ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो अटेंडेंस लगा रहे, अटेंडेंस लगाओ भैया, अटेंडेंस लगा दो। नहीं लगाएंगे, नमूने है ना ऐसे। लगाई लगाई, टीम देख रही है, मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ भैया। ओके बाय बाय। जल्दी नहीं आ रही, 6 बजे, अभी तो केमिस्ट्री क्लास लेनी है यार।